नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कैसे ये केस आगे बढ़ा, आरोप किस हद तक सेबी और अडानी समूह पर लगाए गए थे, सुनवाई के समय कोर्ट और याचिकाकर्ता किन किन मुश्किलों में फंसे और इस फैसले तक कैसे हम पहुंचे। इन सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि ये राहत जो आज मिली है वो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। और फिर बात होगी झारखंड की, जहां कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। मामला है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जुड़ा हुआ, जिसने एक के बाद एक 7 समन हेमंत सोरेन को दिए, लेकिन एक पर भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर ये खबर उड़ी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की तैयारी भी कर ली है। इस पर भी कुछ स्पष्टता आज आई है। लेकिन हम सबसे पहले शुरू करेंगे सुर्खियां, जहां सबसे पहले बात होगी नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की। न्यूज एजेंसी पीटीआई में खबर छपी है एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से, और इस खबर में कहा गया है कि साल 2019 में बनाया गया नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित हो जाएगा। किसी भी कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है, आप जानते हैं, और फिर उसकी अधिसूचना यानी गजट पत्र जो है वो जारी किया जाता है, तभी वो कानून लागू किया हुआ माना जाता है। सीए के केस में बस ये अधिसूचना वाला हिस्सा अब तक नहीं हुआ है, सदन में पास हो चुका है। अब अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सीए के नियम तैयार हैं और ऑनलाइन जो पोर्टल है, अगर आपने आज सुबह के अखबार पढ़े उसमें छपी भी है खबर, ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को वो साल बताना होगा जब वो ज़रूरी दस्तावेजों के बिना भारत आ गए थे। क्या कहता है सीएए का 2019 का कानून? इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। इन तीनों देशों में ये समुदाय, जो जिन तीनों देशों का जिक्र किया, ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं। हालांकि ये फ़ायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। लमसम कहें तो इस कानून के तहत वे लोग जो फिलहाल भारत में अवैध प्रवासी हैं, वे भारत के नागरिक बनने के पात्र हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ वही जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। ये सीएए का मेन पहलू है। हालांकि इसके कुछ और पक्ष भी हैं। मसलन इस कानून के पास होने के बाद बिल में शामिल 6 समुदायों पर अवैध प्रवास को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अवैध प्रवास के लिए भारत में विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत सज़ा हो सकती है। सीएए के लिए योग्य लोगों को अब इन कानूनों में आपराधिक मामलों से जो है छूट भी मिल जाएगी। जब ये कानून सामने आया तो बहुत विरोध हुआ था, आपको याद होगा, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर एक लंबा सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था। सीए का विरोध करने वालों का कहना था कि ये कानून धर्मों के बीच भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें जिन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले में कई लोगों ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ भी बताया था। अब आज ये खबर सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां फिर से शुरू हो गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, उसके मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने ये कहा, CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी के बयान के बाद आए बाकी जवाब और रिएक्शन, उन्हें भी सुनिए। ये तो ओवैसी तो बोलते ही रहते, लेकिन लोग, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है और देश के हित में जो है वो कानून हमने पारित किया है। भारत का पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च है, पार्लियामेंट ने पारित किया है और वो देश के हित में है। तो ओवैसी तो अपने जो एक तरह पॉलिटिक्स है
एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो करने के लिए ऐसे बोलते रहे, उसके ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगली सुर्खी में बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के समन की। केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार ईडी का समन स्किप कर दिया, यानी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और केजरीवाल ने शामिल होने से इनकार कर दिया। ईडी का मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। केजरीवाल 2 बार पहले ही समन स्किप कर चुके थे। पहली बार उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ व्यस्त हैं। दूसरी बार कहा कि वो विपश्यना के लिए जा रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने ये समन स्किप करते हुए 2 कारण बताए हैं। पहला राज्यसभा के चुनाव और दूसरा गणतंत्र दिवस की तैयारी। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने हर बार की तरह इस बार भी उन्हें ये नहीं बताया कि वो उनसे किस हैसियत से पूछताछ करना चाह रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर या एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर। सुर्खियां समाप्त, अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले बात अडानी हिंडनबर्ग केस की। अडानी समूह को आज मिली है राहत। आज यानी 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह की जांच कर रहे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्रवाई में दखल देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही अडानी समूह पर जो आरोप लगे हैं अनियमितताओं के, उनकी जांच के लिए एसआईटी के गठन की संभावना भी खत्म हो गई। पूरा केस क्या है और किसको राहत और किसको झटका लगा है आज, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ पॉइंट्स में हम आपको कोर्ट का निर्णय समझा देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज जो फैसला दिया उसमें क्या था। कोर्ट ने कहा कि हम सेबी की जांच में कोई दखल नहीं देंगे, क्योंकि सेबी के डोमेन में शामिल होने के कोर्ट के अधिकार सीमित हैं। सेबी की जांच की पारदर्शिता पर शक करने का कोई आधार नहीं बनता है, ये भी कहा कोर्ट ने। और सेबी अडानी समूह के खिलाफ 24 सूत्रीय आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें से 22 बिंदुओं की जांच पूरी हो गई है। सेबी को बचे हुए 2 आरोपों की जांच अगले 3 महीनों में पूरी करनी होगी। सेबी को कानून के मुताबिक तार्किक निष्कर्ष निकालने होंगे और हिंडनबर्ग या ऐसी कोई भी रिपोर्ट एक अलग जांच का आदेश देने का आधार नहीं हो सकती। आखिरी बिंदु महत्वपूर्ण है। अदालत के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिखाता है कि सच की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। जो हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। भारत के विकास की कहानी में हमारी हिस्सेदारी जारी रहेगी। जय हिंद। अडानी की प्रतिक्रिया के बाद सुनते हैं उन पत्रकारों को जो बता रहे हैं कि कोर्ट में और क्या क्या हुआ। अब आपको याद होगा जब ये पूरी सुनवाई कोर्ट के सामने चल रही थी, तब शुरू से सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो सके, और अगर आगे जाके ऐसा कोई इंसिडेंट फिर से होता है या ऐसी कोई रिपोर्ट फिर से आती है जिससे इंडिया के मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है। और इसी रीजन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी उन्होंने 6 मेंबर्स की, जो रिटायर्ड जस्टिस AM सापरे हेड कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। उन्होंने ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी सिर्फ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के इश्यूज को देखने के लिए। तो एक्सपर्ट कमेटी ने सजेशंस दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार और सेबी दोनों को उस पर गौर करना चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में बोली है, उन्होंने ये बोला है कि जो PIL का ज्यूरिसडिक्शन था, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कहते हैं, उसका ज्यूरिसडिक्शन जो इनिशिएट करा गया था वो इसलिए करा गया था ताकि जो आम आदमी और कॉमन सिटीजन्स हैं वो अपने इश्यूज लेके कोर्ट के सामने आ सके। लेकिन ओवर द टाइम क्या हो गया, ये PIL वाला पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस मिसयूज होने लगा है, क्योंकि इस अडानी और हिंडनबर्ग वाले मामले में जो चारों पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करी गई थी। इसी के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई PIL फाइल हो भी रही है तो उसके पीछे एक्चुअल रिसर्च होनी चाहिए, एक्चुअल डेटा होना चाहिए, और अनसब्सटैंशिएटेड और अनऑथेंटिकेटेड मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे PIL फाइल करना और उस पर प्रोब मांगना सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ कर सकता। उन्होंने इसीलिए बोला है कि जो लॉयर्स हैं और जो मेंबर्स ऑफ द बार हैं और मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि PIL ज्यूरिस्प्रूडेंस मिसयूज ना हो, क्योंकि फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि PIL का आइडिया ही पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर पा रहे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आपने जाना कि अदालत में क्या हुआ। अब आपको इस पूरे केस के बारे में बताते हैं कि ये पूरा मामला
शुरू कहाँ से हुआ। कहानी शुरू होती है ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी 2023 से। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की शॉर्ट सेलर फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक था अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला आरोप लगाया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयर्स के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। बीते 3 साल में अडानी समूह की कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं। शेयरों की कीमतें बढ़ने से बस 3 साल में अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $100 अरब बढ़कर के $120 अरब हो गई है। गौतम अडानी और उनके परिवार के लोगों ने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और टैक्स चोरों के लिए मुफीद देशों में शेल कंपनियां बनाई हैं। इन कंपनियों का उपयोग भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। इन कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। इन कंपनियों और दूसरे स्रोतों के जरिए अडानी समूह के शेयरों में पैसा पंप किया गया, जिस वजह से शेयरों के दाम चढ़ गए। इन बढ़ाए गए शेयरों के आधार पर अडानी समूह की कंपनियों ने भारी मात्रा में कर्ज भी लिया। शेयर की कीमतों में हेरफेर करके शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई। ये सारे आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए और रिपोर्ट आने के साथ ही अडानी के शेयरों में भारी मात्रा में बिकवाली शुरू हो गई। यानी जिन लोगों ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर खरीद कर रखे हुए थे, उनमें से अधिकांश ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिकवाली की वजह से अडानी समूह के शेयर मार्केट में $100 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान इतना बड़ा था जिससे उबरने में अडानी समूह को महीनों लग गए। रिपोर्ट से उपजे नुकसान के ही बीच अडानी समूह की सफाई भी सामने आई। अडानी समूह के चीफ फाइनेंस ऑफिसर जुगशिंदर सिंह ने वीडियो बयान जारी किया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को निराधार, बदनीयत से भरा हुआ और बदनाम करने वाला करार दिया। The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. फिर 2 फरवरी 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिससे ये समझ आया कि अडानी ग्रुप इस फैसले से प्रभावित तो हुआ है। इसी ग्रुप के अधीन आने वाले अडानी इंटरप्राइजेस ने अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया। ये एफपीओ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये एक प्रक्रिया है। कब अपनाई जाती है ये प्रक्रिया? अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहले से ही शामिल है, पहले से ही वहाँ उसका अस्तित्व है और कंपनी मार्केट में पहले से मौजूद अपने शेयरों से अलग कुछ और शेयर मार्केट में उतारना चाहती है, तो उसे एफपीओ से होकर के गुजरना पड़ता है। तो 2 फरवरी के दिन अडानी ग्रुप ने जब अपने एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया तो लोगों को अचंभा हुआ, क्योंकि वापसी की घोषणा के समय ये एफपीओ फुली सब्सक्राइब कर लिए गए थे। सब्सक्राइब को ऐसे समझिए कि अगर किसी कंपनी ने एफपीओ के ज़रिए 100 शेयर लॉन्च किए हैं तो शेयर खरीदने वालों ने अपनी बोली लगाकर 100 के 100 शेयर खरीद के लिए लॉक कर दिए थे। यानी अडानी समूह के सारे शेयर जब बाजार में बिकने वाले थे तभी उन्होंने अपने शेयरों को वापस ले लिया, वापस बुला लिया। तो ऐसा करने के पीछे अडानी समूह के पास अपनी वजह होनी भी चाहिए थी और जो कि थी भी। इस वजह के बारे में गौतम अडानी ने अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में बताया। मार्केट की स्थिति देखते हुए अडानी इंटरप्राइजेस के बोर्ड ने एफपीओ वापस लेने का निर्णय लिया है। तो ये सब कुछ घट रहा था बिजनेस और शेयर बाजार के पटल पर, लेकिन इसी समय कुछ लोग अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। फरवरी और मार्च के महीने में लगभग आधा दर्जन वकीलों ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन लोगों ने आरोप लगाए अडानी समूह के साथ साथ सेबी पर भी। कहा कि सेबी के नियम अडानी समूह के लिए ताकत और शील्ड बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अडानी समूह शेयरों में धांधली कर रहा है और शेयर धारकों को नुकसान हो रहा है इसका। अब आगे जो हुआ वो बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने 10 फरवरी को इस केस की पहली सुनवाई की। इतना बड़ा स्विंग हुआ था शेयर मार्केट में और बड़ा नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स का, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को स्वीकार किया और कहा कि ऐसी आर्टिफिशियल क्रैशिंग से आम निवेशकों को प्रोटेक्ट करना सेबी और सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए भी कहा। 14 फरवरी को सरकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि रिपोर्ट के आने के पहले और बाद में शेयर मार्केट में क्या बदलाव हुए। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी बनी
ये 6 सदस्यों की कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे कर रहे थे। उनके अलावा इसमें नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, जेपी देवधर, केवी कामत और सोमशेखर सुंदरेशन भी शामिल थे। ये जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ध्यान रखिए कि ये कमेटी सेबी की जो जांच चल रही थी उससे अलग थी और इस कमेटी की जांच के दायरे में दोनों थे, अडानी समूह भी और सेबी भी। इस कमेटी को 2 पॉइंट्स की जांच करनी थी। पहला, क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19A का उल्लंघन हुआ? क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर शेयरों के दाम में कोई हेरफेर किया गया? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स नियम 19A ये कहता है कि शेयर मार्केट में किसी भी लिस्टेड कंपनी के कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। और अडानी के केस में यही बात उठ रही थी, यही आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपने परिजनों और कंपनी में शामिल लोगों की मदद से ही शेयरों में पैसा पंप किया है ताकि शेयरों के भाव चढ़े रहें। अप्रैल 2023 आया, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें अडानी के खिलाफ जांच करने के लिए 6 महीने का और समय चाहिए। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 6 मेंबरों वाली कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की गलती थी। अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ग्रुप की कंपनियों में विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही है। सेबी को संदेह है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंड्स के प्रमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में वॉश ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी एक्टिविटी का कोई पैटर्न नहीं दिखा। वॉश ट्रेडिंग यानी कंपनी द्वारा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना। कुछ संगठनों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इसे खरीदकर मुनाफा कमाया गया। यानी अडानी पर आरोप लगे तो किसी का हित सधा। ये सब कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी 6 सदस्यीय कमेटी ने। सेबी की जांच अलग चल रही है अब भी। अगस्त 2023 में सेबी ने फिर से 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा जांच पूरी करने के लिए, लेकिन इस बार सेबी ने यह भी बताया कि वो कुल 24 पॉइंट्स पर जांच कर रही है, जिसमें से 17 पॉइंट्स की जांच पूरी हो चुकी है। ठीक इसी मौके पर हम इस अदालत में चल रहे घटनाक्रम को थोड़ा पॉज देंगे, क्योंकि इसी समय 2 और अखबारों में छपी खबरों ने अडानी समूह को थोड़ा परेशान किया। ये अखबार थे द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स। दोनों अखबारों ने OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के दस्तावेजों के आधार पर खबर छापी। इस खबर में कहा कि टैक्स हेवन देश है मॉरिशस और उसके 2 फंड्स इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF और EM रिसर्जेंट यानी EMRF ने 2013 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में पैसा लगाया और इनके शेयरों की खरीद फरोख्त की। लेकिन कंपनियां तो कहीं भी पैसा लगा सकती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन इन खबरों का ये कहना था कि अडानी समूह इन्हीं 2 फंड्स के जरिए अपना ही पैसा घुमा करके अपने शेयरों में लगवा रहा है। जब ये खबरें सामने आईं, जब ये आरोप सामने आए, तो सेबी ने OCCRP से संपर्क किया कि वो जांच के लिए सबूत सौंप दे और अडानी ग्रुप ने इस नई रिपोर्ट पर अपना जवाब भी जारी किया। ये कहा उन्होंने कि ये आरोप अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से बहस तलब बनाने के लिए कुछ विदेशी मीडिया संस्थान लगा रहे हैं। हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। ये तो नई रिपोर्ट की बात हो गई। अब फिर से अदालत चलते हैं सितंबर 2023 के महीने में। एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने एक एफिडेविट दायर किया। कहा कि साल 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने सेबी को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में अडानी पर आरोप लगाए गए थे कि वो शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए अडानी साइफन कर रहे हैं, यानी पैसे इधर से उधर कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि इस लेटर के साथ एक CD भी दी गई थी। इस CD में सबूत भी थे। ED ने इस लेटर और इन सबूतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी। ये याचिकाकर्ताओं के आरोप थे। उन्होंने ये भी कहा कि जांच करने के बजाय सेबी ने इस जानकारी को दबाया और कोर्ट की जानकारी में आने से बचाया। इसके अलावा इसी एफिडेविट के जरिए एक नया समीकरण सामने आया। ये समीकरण था व्यक्तिगत संबंधों का। जनवरी 2014 में DRI ने जब ये लेटर दिया था, उस समय सेबी के चेयरमैन थे UK सिन्हा, उपेंद्र कुमार सिन्हा, बिहार कैडर के IAS अधिकारी। UK सिन्हा साल 2011 में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। 2017 तक वो इसी कुर्सी पर बैठे रहे। एफिडेविट में ये कहा गया कि UK सिन्हा ने इन शिकायतों पर एक्ट करने के बजाय इन पर चुप्पी साधना ज़रूरी समझा। इस एफिडेविट में कहा गया कि अब
यूके सिन्हा अडानी के मालिकाना हक वाले समाचार चैनल एनडीटीवी में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। बता दें कि साल 2022 में जब अडानी समूह ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया था, उसके कुछ दिनों बाद सिन्हा इस पोस्ट पर बैठे। लेकिन अडानी समूह के साथ उनकी कहानी यहीं नहीं रुकी। साल 2023 में एनडीटीवी में वो एक दूसरी महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठे और ये पोस्ट थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इसके अलावा एक और पर्सनल संबंध की यहाँ एंट्री होती है, वो है गौतम अडानी के समधी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस एफिडेविट में ये भी कहा गया कि अडानी समूह की जांच करने में सेबी के हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि गौतम अडानी के बेटे करण अडानी का ब्याह हुआ है साइरिल श्रॉफ की बेटी से। कौन है साइरिल श्रॉफ? वो एक लॉ फर्म है, साइरिल अमरचंद मंगलदास। साइरिल वहाँ पर मैनेजिंग पार्टनर हैं, लेकिन एफिडेविट के मुताबिक वो सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमेटी के सदस्य भी हैं। ये सेबी की वही कमेटी है जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों पर नज़र रखती है या कि उनकी जांच करती है। इसे दोबारा समझिए। एफिडेविट कहता है, एफिडेविट में दावा है कि गौतम अडानी के समधी सेबी के जांच संबंधी कमेटी में हैं और अडानी पर आरोप लगाने वाले सेबी, यूके सिन्हा, साइरिल श्रॉफ और करण अडानी को एक संदेहास्पद नेक्सस की तरह पेश करते हैं। सेबी के पदाधिकारियों की गौतम अडानी के साथ कथित संबंधों को आधार बनाकर ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एक अपील की कि जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाए और सेबी के जरिए जांच न की जाए। लेकिन आज ये साफ हो गया कि जांच के लिए सेबी रूट ही लिया जाएगा, एसआईटी नहीं बनेगी। 24 नवंबर 2023 इस केस की सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई। इस दिन बेंच में एक जज अलग थे, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की जगह बैठे थे जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार ये बताते हैं कि जजों के ड्यूटी रजिस्टर में बदलाव के कारण ऐसा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में आम प्रैक्टिस है। इस दिन सुनवाई में क्या क्या हुआ? सेबी ने ये कहा कि उसने 34 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को सत्य के बयान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन की रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कुछ फंड गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा चलाए जा रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोर्ट को एसआईटी पर विचार करना चाहिए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच पर संदेह करने के लिए हमारे पास सामग्री कहाँ है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विशेषज्ञ समिति के 2 सदस्यों में विवाद है और समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओपी भट्ट हाल ही में मार्च 2022 तक ग्रीनको एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष रहे हैं। ग्रीनको अडानी समूह के साथ साझेदारी में काम कर रहा है और सोमशेखर सुंदरेशन अडानी समूह के वकील रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी के पुनर्गठन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये समिति के साथ अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि क्या हमें सोमशेखर को इसलिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए क्योंकि वो 17 साल पहले एक पक्ष के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इस तर्क से कोई भी वकील न्यायाधीश नहीं बन सकता। याचिकाकर्ताओं ने फिर से 2014 के डीआरआई के लेटर का हवाला दिया। सेबी के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सेबी ने अपने वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ओसीसीआरपी से सबूत भी मांगे कि ताकि कार्रवाई की जा सके, लेकिन उन्होंने कोई भी सबूत साझा करने से मना कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया इसके बाद, और 24 नवंबर को ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया। ये फैसला आज सामने आया। ध्यान दीजिए कि बार बार सेबी के 24 पॉइंट्स की बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बचे हुए 2 पॉइंट्स की जांच 3 महीने में पूरी कर लीजिए। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। 22 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? यही 3 फैक्टर्स को लेते हुए हैं। कुछ 7 मामले ऐसे थे जिसमें स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन के मामले सामने आए थे। 13 मामले कुछ ऐसे थे जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस किए गए थे, और बाकी के कुछ 8-9 क्वेश्चंस ऐसे थे कि सेबी ने एफपीआई के रूल्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिस तरीके से बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में भारत में निवेश करते हैं, उसके रेगुलेशंस में अपने हिसाब से चेंजेस करे थे, तो क्या वो अदानी समूह के मदद के लिए तो नहीं किए थे। ये कुछ ऐसे अलग अलग मामले थे। इनमें से 22 मामलों पर पूरी तरीके से सेबी ने जांच कर ली और कोई भी गलतियां नहीं पाई, और पूरी तरीके से क्लीन चिट अपनी तरफ से सेबी ने अदानी समूह को दे दिया था कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन भी नहीं हुआ है, एफपीआई रूल्स को किसी तरीके से बेंड नहीं किया गया है, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऐसे नहीं हुए, क्योंकि कुछ 350 मिलियन ट्रेड्स सेबी ने जांचे थे
जो भी स्टॉक मार्केट्स के ट्रेस्ड हुए कि उसमें किसी तरीके से मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ, और यही पाया सेबी ने कि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं हुई। 2 मामले अभी भी बचे हुए हैं। ये जो 2 मामले हैं ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लेते हुए बचे हुए हैं, यानी कि जो अभी तक हमें सपोर्ट मिला नहीं है बाकी की कंट्रीज से। इन 2 मामलों में हमें मदद चाहिए बाकी की कंट्रीज में जहां से भी ट्रांजैक्शन हुआ है अदानी समूह की कंपनियों में, वहां से आना अभी इंफॉर्मेशन बाकी है, और इसीलिए 3 महीनों का समय अभी और मिला है सेबी को इसको क्लियर करने के लिए। एक बात सही है कि आज की खबर अडानी समूह के लिए राहत लेकर आई है, आंशिक राहत, लेकिन ये सिर्फ राहत ही है क्योंकि जांच के दायरे में अब भी अडानी समूह है। वो जांच जो सेबी कर रहा है और जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अब बात झारखंड की। क्या मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या उन्होंने इस बात की तैयारी कर ली है कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का इंतजाम कर लिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने झारखंड की राजनीति को बीते कुछ दिनों से गर्म कर दिया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 7 बार समन दे चुकी है। अवैध खनन का ये केस है और उसी में पूछताछ के लिए तारीख और समय तय करना चाह रही थी ईडी, लेकिन सोरेन ने समन का जवाब नहीं दिया। बदले में सोरेन ने 2 जनवरी को ईडी के समन को राजनीतिक साजिश करार दिया और 24 घंटे भी नहीं बीते थे और ईडी ने झारखंड में गहन छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में अभिषेक प्रसाद का नाम शामिल है जो हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर हैं। पहले छापेमारी की पूरी कहानी समझाते हैं। झारखंड में आज यानी 3 जनवरी के दिन 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहाँ पर भी छापा मारा है। साहिबगंज के जिलाधिकारी राम निवास के यहाँ पर भी ईडी की तलाशी चल रही है। राम निवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ईडी की रेड राजस्थान में उनके घर पर भी चल रही है। अब समझते हैं कि ये मामला क्या है। ये है साहिबगंज अवैध माइनिंग केस। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कौन है पंकज मिश्रा? सीएम सोरेन की विधानसभा सीट बरहेट में सोरेन के प्रतिनिधि, और पंकज मिश्रा की वजह से ही केस के तार जाते हैं हेमंत सोरेन तक। कैसे? इसकी टाइमलाइन आप देखिए। मार्च 2022 ईडी ने पंकज मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया और इस मामले की जांच शुरू की। पंकज पर जमीन कब्जा करने और बड़ी संपत्ति अपने नाम करने का आरोप लगा। 7 जुलाई 2022 को ईडी ने झारखंड में साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहरवा कोट समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी की। 5 करोड़ 34 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। दाहू यादव नाम के शख्स के खाते से भी पैसे जब्त किए गए। दाहू यादव के बारे में जानकारी सामने आई कि वो पंकज मिश्रा के करीबी हैं। 8 जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा के घर पर छापा मारा। 15 जुलाई 2022 को ईडी ने बयान जारी किया कि झारखंड में अवैध खनन मामले में कई बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में कुल जब्त कैश का अमाउंट बढ़कर 36 करोड़ 58 लाख हो गया है। 19 जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की। 20 जुलाई को पंकज मिश्रा को अरेस्ट भी कर लिया गया। ईडी ने पंकज मिश्रा के केस में एक चार्जशीट दायर की और कहा गया कि 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के घर छापेमारी में एक सीलबंद लिफाफा मिला जिसमें एक पासबुक और 2 चेकबुक मिली। 2 साइन चेक मिले जिनका नंबर था 004718 और 004719। साथ ही 31 पन्नों की ब्लैंक चेक भी मिले। ये सभी बैंक दस्तावेज हेमंत सोरेन के बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज ब्रांच के खाते से जुड़े हुए हैं और यहीं से केस में हेमंत सोरेन की एंट्री हो गई। अब बारी थी हेमंत सोरेन के नाम ईडी के समन जारी होने की। 2 नवंबर 2022 को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पहला समन भेजा। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय कुल 7 समन भेज चुका है, लेकिन सोरेन ने किसी समन का जवाब नहीं दिया। 30 दिसंबर को ईडी ने सोरेन को 7वां समन जारी किया और लिखा कि अब तक जारी किए गए समन पर आपने एक बार भी दफ्तर आकर बयान दर्ज नहीं कराया है, इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। 7 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए आइए और समय स्थान तय कर लीजिए। क्योंकि ईडी ने अपने आखिरी समन में ये साफ कर दिया था कि ये मौका आखिरी है, लिहाजा इसके बाद सोरेन के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचने वाले नहीं थे। ऐसे में झारखंड में शुरू हो गई राजनीति। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा, पहले वो सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है,
और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। यही बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। पहले से हेमंत सोरेन को तो हम लोग कह रहे थे कि सरकार भ्रष्ट है, इसको तो हटना चाहिए, हटाना चाहिए। इसको हम लोग मांग कर चुके हैं, विधि सम्मत राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब लोग मिल चुके हैं गवर्नर से। लेकिन अभी जो नया जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें अगर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव, प्रपोजल राज्यपाल के पास जाता है तो ये फिर गलत होगी, क्योंकि वो चुनाव कराना मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है। सवाल उठता है कि जब ईडी समन पर समन पकड़ा रही है तो उस समय सोरेन के खेमे में क्या चल रहा है। सुनिए पत्रकार आनंद दत्ता को। हेमंत सोरेन को लगातार ये 7वीं बार समन भेजा है। इसमें 2 मामले हैं। एक तो रांची में एक जमीन का मामला है कि जो ट्राइबल लैंड इन्होंने अपने नाम पे खरीद लिया है, जो कि इलीगल है। और दूसरा मामला है कि साहेबगंज में जो माइनिंग हुई है पत्थर खासकर पत्थर और बालू की, उसमें लगभग 1000 करोड़ की माइनिंग का मामला है, जिसमें जो लोग बाकी जो और आरोपी है, कुछ जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से कुछ ने मतलब ये कहा जा रहा है, हालांकि चूंकि मतलब दिक्कत इसमें यही सबसे बड़ी हो जाती है ईडी से संबंधित खबरों में कि ईडी ने आज तक कोई ऑफिशियल बाइट या बयान कभी किसी सामने दिया नहीं। चाहे वो मतलब धीरज साहू जो सांसद है उनके यहाँ जो 350 करोड़ जब्ती की बातचीत, ईडी की तरफ से कोई बयान नहीं, लेकिन मामला फ्लोट होता गया और वो मीडिया में चलता गया। तो उसमें साहिबगंज केस में है कि 1000 करोड़ अवैध खनन का मामला है, जिसमें जो कुछ लोग अरेस्ट हुए उन्होंने कहा जा रहा है कि सीएम का नाम लिया है। जो इस मामले में सीएम से आगे पूछताछ करने के लिए ईडी लगातार उनको समन भेज रहा था कि आप आए। अब इसमें यह है कि सीएम, जहां तक मेरी जानकारी है, सीएम ने ये प्लान किया है कि ईडी को बुलावा भेजा जाएगा कि अब आप हमारे यहाँ ही आए और हमसे पूछताछ करिए। ये एक प्लानिंग है। दूसरा, अगर ईडी आके पूछताछ करती है और कोई सीन बनता है सीएम के अरेस्टिंग का, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है फिलहाल की जो स्थिति बन रही है। 7 बार समन भेजा है, तो अब इसमें ये होगा कि ईडी ने आखिरी बार सीएम से कहा कि आप बताएं कि हम आपके पास कब आए, करेक्ट। तो अब सीएम ने उसका जवाब भेज दिया है और सीएम ने लिखित जवाब में यही कहा है कि ये जो आप आरोप मतलब किस लिए आप पूछताछ के लिए बुला रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसको स्पष्ट करें। तो फिर एक लेटर चला गया है। अब ये होगा कि ईडी उसका जवाब देगा कि हम इस मामले में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो हो सकता है सीएम उनको जहां वो खुद चले जाएं ऑफिस, या उनको अपने आवास बुलाकर पूछताछ का टाइम दे दे। एक तो ये चीजें हो सकती है। अब रही बात कि अब सीएम अगर अलाउ करते हैं कि हम आ रहे हैं या आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जेएमएम के अंदर या हेमंत सोरेन के अंदर थोड़ा बहुत डर तो है कि अरेस्टिंग हो सकती है। ये तैयारी सब कुछ, ये जो मैसेजिंग है ये उसी के लिए है। अगर अरेस्टिंग होती है, या हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, अगर अरेस्टिंग होती है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज सबसे ज्यादा, और अगर मिलेगा तो केवल और केवल जेएमएम को मिलेगा और हेमंत सोरेन को मिलेगा। बीजेपी को कहीं से इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने जा रहा है। फिर टीवी पर खबरें चलने लगीं कि सीएम सोरेन की कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सोरेन के खिलाफ ईडी का गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं। तो वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, और नाम चल रहा है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का। इस खबर को और हवा मिली जब गांडेय विधायक और झामुमो नेता सरफराज अहमद ने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। 1 जनवरी को जब सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें निजी कारणों से ये इस्तीफा वो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में राज्य का भविष्य चल रहा है। इसके बाद कयास सामने आए कि क्या ये सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली की गई है। हालांकि 3 जनवरी को पीटीआई से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि झारखंड के राजभवन में पहुंचे सीलबंद लिफाफे में उनका इस्तीफा है या नहीं। तो सवाल वाजिब है कि क्या झारखंड में सीएम बदल सकता है? यदि हाँ, तो हेमंत सोरेन का उत्तराधिकारी कौन होगा? सुनिए एक्सपर्ट्स को। सबसे मजबूत ऑप्शन है वो है शिबू सोरेन है।
कि अपने जगह सीएम शिबू सोरेन को सीएम बना दे। दूसरा ऑप्शन कल्पना सोरेन हो सकती है। कल्पना सोरेन के ऑप्शन होने पर अगर उनको सीएम बनाया जाता है और जो गांडे विधानसभा जहां से सरफराज अहमद ने जेएमएम के जो विधायक ने सीट छोड़ी है, खास 31 दिसंबर को, वो भी एक मतलब बीजेपी की ये था कि 5 तारीख के बाद अगर ये रिजाइन होता, यानी कि 5 जनवरी के बाद, तो झारखंड विधानसभा के 1 साल का वो था हो जाता, वो मतलब बचा, मतलब 1 साल दिन बचता और उसमें फिर चुनाव नहीं हो सकते थे। लेकिन इसीलिए 31 तारीख को प्लान के तहत वो रिजाइन करवाया गया है, जिसमें अब वहां से जिसको भी चाहे जेएमएम लड़ा सकती है। ये कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं। और अगर शिबू सोरेन, अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है, जिसकी की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके परिवार में भी फूट पड़ सकता है। भाई, छोटे भाई एमएलए हैं, भाभी उनकी जो सीता सोरेन वो लगातार पार्टी से नाराज चल रही थी। तो ऐसे में शिबू सोरेन मजबूत ऑप्शन है, उनके नाम पर कोई भी मतलब ना नुकुर नहीं कर पाएगा। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये कल्पना सोरेन। और अगर इन दोनों के बाद भी अगर कुछ होता है तो एक तीसरी संभावना ये है कि कांग्रेस के कुछ विधायक, जब फ्लोर टेस्ट की नौबत अगर विधानसभा में आती है, तो कांग्रेस के कुछ विधायक और जेएमएम के जो 2 खासकर जो खुले तौर पर नाराज विधायक हैं, एक सीता सोरेन और एक लोबिन हेम्ब्रम, ये दोनों जेएमएम के एमएलए और खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावत करते रहे। तो तब फ्लोर टेस्ट की नौबत जब आएगी, तब मामला इनका थोड़ा फंस सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही ये स्थिति साफ हो जाएगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।